वेलकम टू एजुकेशनल मास क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड 2027 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का प्राकृतिक संसाधन के पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आप लोग प्राकृतिक संसाधन के पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में विजिट करके आप पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, तो इस चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से पढ़ के लाभ उठा पाए। और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीरेंद्र की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में काली मृदा के बारे में पढ़ने हम लोग पहले वीडियो में हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक देख चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में किस मृदा के बारे में पढ़ेंगे, तो काली मृदा के बारे में पढ़ते हैं। तो काली मृदा में क्या होता है, तो काली मृदा का दूसरा नाम रेंगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेंगुर मृदा होता है। इस मिट्टी का रंग काला होता है, यानी काली मिट्टी मृदा जो होता है इसका रंग कैसा होता है, काला होता है, जो इसमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण होता है। क्यों होता है काला, तो एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक उपस्थिति के कारण होता है। यह कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी में कौन सा खेती अच्छा माना जाता है, तो कपास की खेती। कौन सा खेती, कपास का खेती अच्छी मानी जाती है, जिस कारण से इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली कपास मृदा, काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में मिट्टी लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। यानी जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी भारत में सेम फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर था और काली मिट्टी भी कितना है, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ। अब हम लोग आगे काली मिट्टी के बारे में क्या, तो काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत रूप से मिलती है। काली मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है, तो लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत रूप से मिलती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और जलोढ़ मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता क्या होती थी, अधिक होती थी। इस मिट्टी में मुख्य रूप से गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती अनुकूल मानी जाती है। यानी काली मिट्टी में क्या किया था, तो गन्ना, प्याज, गेहूं, फलों की खेती अनुकूल मानी जाती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को काली मिट्टी भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं तीसरा मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी। कौन सा, लाल एवं पीली मिट्टी। अगर आप लोग को इस वीडियो समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम तीसरा मिट्टी देखते हैं कि लाल एवं पीली मिट्टी। तो लाल एवं पीली मिट्टी क्या बोलते हैं, तो इस प्रकार की मिट्टी का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिण हिस्से से रावेदार एक मिनट तीसरा मिट्टी क्या बोला, लाल एवं पीली मिट्टी। तो इस प्रकार की मिट्टी का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिण हिस्से के रावेदार अग्नि चट्टानों के द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। यानी लाल एवं पीली मिट्टी का विकास कहाँ होता है, तो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में। इस मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें लौहांश की मात्रा होती है। लाल क्यों होता है, तो लौहांश की मात्रा होती है। इसका विस्तार भारत के कुल कृषि भूमि का 7.2 करोड़ हेक्टेयर, कितना, 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे लाल एवं पीली मिट्टी फैली हुई है, यानी पाई जाती है। लाल एवं पीली मिट्टी का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, दक्षिण पूर्व, महाराष्ट्र, छोटा नागपुर के पठार एवं मेघालय पठार के क्षेत्र में विस्तृत रूप से मिलती है। इस मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस सब में इस मिट्टी का विस्तार है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, तो आगे बोल रहा है कि जैव पदार्थों के कमी के कारण यह मिट्टी जलोढ़ और काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। यानी इसमें क्या होती है, जैव पदार्थ की कमी होती है। इसमें क्या होती है, तो जैव पदार्थ की कमी होती है, जिससे इसका उपज का क्या होता है, तो कम होता है। इस मिट्टी में उर्वरक और सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा एवं मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जाता है। तो सिंचाई की व्यवस्था करके किस किस फसल को उत्पादन किया जाता है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों को उत्पादन किया जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को लाल एवं पीली मिट्टी भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं चौथा मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी किसे कहते हैं,
तो लेटराइट मिट्टी, लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ। ग्रीक भाषा के शब्द से हुआ, लेटर शब्द से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईंट होता है। लेटराइट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। क्या होता है? ईंट होता है। इस प्रकार के मिट्टी का विकास उच्च तापमान अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। लेटराइट मृदा का विकास कहाँ होता है? तो उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुए हैं। भारत में इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि से भी अधिक भूमि पर है। यानी 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे भारत में कौन सा मिट्टी फैला हुआ? तो लेटराइट मिट्टी फैला हुआ। इसमें ह्यूमस की मात्रा न के बराबर होती है, क्योंकि अधिक तापमान के कारण जैव पदार्थ अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। यानी अधिक जब तापमान आता है, जितने बैक्टीरिया हो जाता है सबका जो रहता है नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। और खाद एवं अन्य उर्वरकों का उपयोग करके इस मिट्टी में चाय, कहवा, काजू की खेती की जाती है। तो चाय, कहवा और काजू की खेती के लिए कौन सा मिट्टी अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो लेटराइट मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलता है। इस मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ मिलता है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग देखने वाले लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? इस मृदा का कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं? यानी क्वेश्चन कब पूछा था? 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है और इसमें कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं। तो लेटराइट मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसमें खाद एवं अन्य उर्वरकों का उपयोग करके इस मिट्टी में चाय, कहवा और काजू की खेती की जाती है। चाय, कहवा और काजू की खेती क्या की जाती है? कौन सा मिट्टी में? लेटराइट मिट्टी में। क्वेश्चन कब पूछा था? 2023 में। आशा करते कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। पांचवा मिट्टी मेरा कौन सा है? तो मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा से आप क्या समझते हैं? ऐसे करके क्वेश्चन देगा तो इसको उत्तर में क्या लिखेंगे? तो इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों के विकसित होती है। कहाँ होते हैं? तो बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। इस मिट्टी का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? तो लाल या हल्का भूरा होता है। इस मिट्टी में ह्यूमस एवं उर्वरक की मात्रा न के बराबर होती है। ह्यूमस एवं उर्वरक की मात्रा क्या होती है? तो न के बराबर होती है। खाद, उर्वरक एवं सिंचाई की व्यवस्था करके इस मिट्टी में चाय, कहवा और काजू खेती की जाती है। चाय, कहवा और काजू की खेती की जाती है। कब? तो सिंचाई की व्यवस्था करके। इस प्रकार के मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्कन पंजाब के क्षेत्र में पाई जाती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को मरुस्थलीय मृदा भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पर्वतीय मृदा के बारे में देखने वाले। पर्वतीय मृदा में क्या होता है? तो इस प्रकार की मृदा केवल पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में देखने के लिए मिलते हैं। पर्वतीय मृदा कहाँ देखने को मिलते हैं? तो केवल पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। प्रायः यह मिट्टी अम्लीय एवं ह्यूमस रहित होती है। यानी पर्वतीय मृदा जो होता है से अम्लीय और ह्यूमस रहित होता है, मतलब इसमें ह्यूमस नहीं होता है। लेकिन नदी के आसपास एवं जलोढ़ पंखों में ये मिट्टी उपजाऊ होते हैं। नदी के आसपास जब देखेगा पर्वतीय मृदा तो जलोढ़ पंखों में कच्चे होते हैं, अधिक उपजाऊ होते हैं। जहाँ ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी के घाटी में चावल एवं आलू का उत्पादन किया जाता है। पर्वतीय मृदा क्या किया जाता है? तो नदी घाटी में चावल एवं आलू का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को पर्वतीय मृदा भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले देखते हैं पहला महत्वपूर्ण बात क्या? तो भारत में कुल भूमि का मात्र 54% भूमि पर ही कृषि योग्य भूमि है। यानी भारत में जो कुल भूमि 100% है उसमें से 54% भूमि ही है जो कृषि योग्य, जिस पर हम लोग खेती कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या बोला कि पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का लगभग 80% भाग, कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग? तो 80% भाग पर खेती होता है। पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि पर खेती होता है? तो 80% भूमि पर खेती होता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्रों में खेती की जाती है। मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने प्रतिशत? तो 10% से भी कम खेती की जाती है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में क्या बोल रहा है? आगे पॉइंट बोल रहा है कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कम से कम कुल क्षेत्रों का 33% भूभाग पर वन विस्तार होना अति आवश्यक है। यानी अगर हमको पर्यावरण को संतुलित रखना है तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पे वन होना चाहिए? तो 33% क्षेत्र पे। कितने प्रतिशत क्षेत्र पे? 33% क्षेत्र पे। वन का विस्तार बढ़ाने के लिए 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया था। तो पूछेगा राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया था? तो 1952 में बनाया गया था। लेकिन आज भी मात्र 20% भूभाग पर ही वन विस्तार है। यानी आज कितने प्रतिशत भूभाग पर वन विस्तार है?
20% होना चाहिए कितने प्रतिशत, 33%। वन विभाग राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया गया था, तो 1952 में। आशा करते हैं कि ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोग देखते हैं मृदा अपरदन। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछेगा तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो मृदा अपरदन भूमि की ऊपरी सतह पर पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। यानी भूमि की ऊपरी सतह जो है पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, इसी को मृदा अपरदन या भूमि मिट्टी का कटाव कहते हैं। ऐसे रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। भूमि का कटाव कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी हवा के साथ बहुत ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। मिट्टी जो है जो रेगिस्तान में हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा ही चली जाती है। और ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा या घास ना हो, वहाँ भी मिट्टी पानी के साथ कटकर आगे बह जाती है, जो मृदा अपरदन, एक मिनट, मृदा अपरदन का ही रूप होता है। मृदा अपरदन क्या होता है, रूप होता है। आशा करते हैं कि आप लोग मृदा अपरदन किसे कहते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले में देखते हैं, अगला पॉइंट में क्या बोलते हैं, अगला मृदा अपरदन में है कि मृदा अपरदन के लिए बहुत सारी हानियां होती है। मृदा अपरदन जो होता है उससे क्या होता है, बहुत सारी हानियां होता है, जैसे कि उपजाऊ मिट्टी बहकर आगे चल जाए, वहाँ जमीन उपजाऊ नहीं रह जाती। यानी मृदा अपरदन के जो ऊपरी सतह अगर बह करके आगे चल जाता है तो वहाँ पर वाला मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं रह जाता है। इसलिए मृदा अपरदन को रोकना बहुत ही जरूरी है, और मृदा अपरदन बहुत ही आसानी से रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन के कारण और रोकने का उपाय, यानी मृदा अपरदन क्यों होता है और उसे कैसे हम लोग रोक सकते हैं उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले बाढ़ एवं आंधियों का आना, यानी मृदा अपरदन कब होता है, बाढ़ एवं आंधी आता है तब मृदा का क्या होता है, अपरदन होता है। अनियंत्रित पशुओं का चरण, यानी पशु को हम लोग जो चराते हैं उससे भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। वनों में आग लगाना, वनों में आग लग जाता है, उससे भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। अगला क्या बोला, कृषि करने के वैज्ञानिक तरीके, यानी कृषि जो हम लोग वैज्ञानिक तरीके से करते हैं उससे भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। अब लोग मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो मृदा अपरदन को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, तो मजबूत मेड़बंदी बना करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। भूमि को समतल करके मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। अगला पॉइंट में क्या बोलते हैं, तीसरा कि जीवाश्म खाद मिलाना, यानी जीवाश्म में जो खाद मिला करके हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। पेड़ एवं पौधे लगाकर वनस्पति उगा सकते हैं, यानी पेड़ एवं पौधे लगाना, वनस्पति को लगाकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन रोक सकते हैं। वन संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को मृदा अपरदन क्यों होता और मृदा को अपरदन को कैसे रोक सकते हैं सारा के सारे बात समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया तो इस वीडियो को सब लाइक जरूर कीजिएगा, और हम ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपका दोस्त के पास भी, और दोस्त और आप दोनों पढ़कर लाभ उठाए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।